Welcome listeners. Today's topic is Unit 19, Discipline and Grievances. Paper of MPA 014, Human Resource Management. आज हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे क्रिटिकल नींव के बारे में बात करने वाले हैं और वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ये सिर्फ कुछ बोरिंग नियमों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि कोई भी वर्कप्लेस असल में कैसे फंक्शन करता है। तो आज के इस सेशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम मुख्य रूप से 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे: कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, द डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग डोमेस्टिक इंक्वायरी और लास्ट में सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अनुशासन की अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। अक्सर जब हम अनुशासन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में सजा या पनिशमेंट का ही ख्याल आता है, राइट? लेकिन इसके 2 बिल्कुल अलग पहलू होते हैं। एक तरफ है सकारात्मक अनुशासन, जिसे पॉजिटिव या कोऑपरेटिव डिसिप्लिन भी कहते हैं। इसका पूरा फोकस एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने, उनमें टीम वर्क और सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करने पर होता है। वहीं दूसरी तरफ आता है नकारात्मक अनुशासन या नेगेटिव डिसिप्लिन। ये पूरी तरह से डर, जबरदस्ती, दंड और उस बिग शॉक वाली टैक्टिक्स पे टिका होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉजिटिव डिसिप्लिन हमेशा बेहतर रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये सिर्फ डराने के बजाय मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अनुशासनहीनता हमेशा एम्प्लॉय की गलती नहीं होती। अगर हम इसके मेन रीजंस पर गौर करें तो इनमें से ज्यादातर सीधे मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं, जैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन का ना होना, इनइफेक्टिव लीडरशिप, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस या फिर खराब वर्किंग कंडीशंस। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर लीडरशिप ही सही ना हो तो फिर टीम से डिसिप्लिन की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया या द डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसेस। जब नॉर्मल या अनौपचारिक नियम काम करना बंद कर देते हैं तब क्या होता है? यहीं पर एंट्री होती है द हॉट स्टोव रूल की। ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। जरा सोचिए, अगर कोई जलते हुए स्टोव को छूता है तो क्या होता है? वो तुरंत जला देता है, यानी बर्न्स इमीडिएटली। वो पहले से चेतावनी देता है कि वो गर्म है, यानी प्रोवाइड्स वार्निंग। उसे जितनी बार छुआ जाएगा वो उतनी ही बार जलाएगा, यानी कंसिस्टेंट पनिशमेंट। और सबसे बड़ी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन छू रहा है, वो बिना किसी भेदभाव के अपना काम करेगा, यानी बर्न्स इम्पर्सनली। एक इफेक्टिव डिसिप्लिनरी एक्शन को बिल्कुल इसी तरह काम करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन कहा जाता है। मतलब किसी को भी रातों रात सीधे नौकरी से नहीं निकाला जाता। इसका एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है। शुरुआत हमेशा एक मौखिक चेतावनी यानी ओरल वार्निंग से होती है। अगर फिर भी बिहेवियर में बदलाव नहीं आता तो मामला लिखित चेतावनी तक जाता है। गलती अगर बहुत सीरियस हो या बार बार रिपीट हो रही हो तो निलंबन या सस्पेंशन होता है, और एकदम आखिरी उपाय के तौर पर बर्खास्तगी या डिसमिसल का कदम उठाया जाता है। ये प्रोग्रेसिव तरीका इसलिए है ताकि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, घरेलू जांच को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग डोमेस्टिक इंक्वायरी। कोई भी बड़ी सजा देने से पहले न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि किसी का भी पक्ष सुने बिना उसे दंडित नहीं किया जा सकता। यहाँ उत्पीड़न या विक्टिमाइजेशन का मुद्दा बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसका मतलब है किसी बिल्कुल निर्दोष कर्मचारी को मनमाने ढंग से सजा देना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट उससे नाराज है या शायद वो किसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा है। इसी तरह के मनमाने रवैये और मैनेजमेंट द्वारा पावर के मिसयूज को रोकने के लिए ही डोमेस्टिक इंक्वायरी का लीगल प्रोसेस डिजाइन किया गया है। एक प्रॉपर डोमेस्टिक इंक्वायरी का प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले एक क्लियर चार्ज शीट इशू की जाती है, फिर कर्मचारी को उस पर अपना जवाब या पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। इसके बाद एक निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच शुरू होती है, गवाहों से पूछताछ होती है और फाइनली सारे सबूतों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले एक प्रथम दृष्टया या प्रिमा फेसी मामला होना ही चाहिए, और जांच करने वाले अधिकारी का पूरी तरह से न्यूट्रल या अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है। अब हम आ पहुंचे हैं अपने अंतिम और चौथे सेक्शन पर, सिविल सेवा आचरण नियम या सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। सरकारी कर्मचारियों के लिए एथिकल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, लेकिन साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 सिविल सर्वेंट्स को एक बहुत ही मजबूत लीगल प्रोटेक्शन भी देता है।
इसके तहत किसी भी कर्मचारी को उस अधिकारी से जूनियर लेवल के अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता जिसने उसे अपॉइंट किया था, और बिना प्रॉपर सुनवाई के तो बिल्कुल नहीं। यहाँ दो लीगल वर्ड्स में बहुत बड़ा फर्क है। डिसमिसल का मतलब है कि कर्मचारी फ्यूचर में भी किसी सरकारी नौकरी के लिए इनएलिजिबल हो जाता है, जबकि रिमूवल में वो इंसान दोबारा सरकारी नौकरी पाने के लिए अप्लाई कर सकता है। रूल 11 के अंडर पेनाल्टीज को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मामूली दंड या माइनर पेनाल्टीज, जैसे निंदा करना या इंक्रीमेंट रोक देना, जो बेसिकली एक सख्त चेतावनी की तरह काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है प्रमुख दंड यानी मेजर पेनाल्टीज। इसमें रैंक घटा देना, कंपलसरी रिटायरमेंट दे देना या फिर सर्विस से पूरी तरह डिसमिस कर देना शामिल है। ये मेजर पेनाल्टीज किसी भी सिविल सर्वेंट के पूरे करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। 1968 के ऑल इंडिया सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स अगर देखे जाएं तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ कितनी बारीकी से रेगुलेट की जाती है, ये जानना काफ़ी हैरानी भरा हो सकता है। उन्हें पॉलिटिक्स से 100% दूर रहना होता है। वो सरकार की पब्लिकली आलोचना नहीं कर सकते। बात सिर्फ काम तक नहीं रुकती, उनके पर्सनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, उधार लेने की आदतें और यहाँ तक कि उनकी फैमिली का साइज भी इन नियमों के दायरे में आता है। ये सब इतने सख्त इसलिए हैं ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जनता का भरोसा कायम रहे और सिविल सर्वेंट्स की इंटेग्रिटी पर कोई सवाल ना उठे। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है। एक तरफ हमारे पास आज का मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ हैं ये 1968 के दशकों पुराने कठोर नियम। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पुराने नियम एडमिनिस्ट्रेशन को जनता के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनने से रोक रहे हैं, या फिर पब्लिक ऑफिस की ईमानदारी और इंटेग्रिटी को बचाए रखने का बस यही एक इकलौता रास्ता है। ये डेफिनेटली एक ऐसा बैलेंस है जिस पर बहुत गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Quizzes. Please do like, subscribe and share.